हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद आपके मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश बाइट्स विद सर अरशद महमूद के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आज की वीडियो में स्पॉटिंग एरर्स की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट और एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें हम कुछ ट्रिक्स को सीखेंगे कि किस तरह से एरर्स को हमें सेंटेंस के अंदर डिटेक्ट करना है और किस तरह से रूल्स को अप्लाई करना है। अगर आप इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि तमाम वीडियोस ऑन टाइम आपको मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो पहला सेंटेंस है द गवर्नमेंट troops were very fortunate than the rebels in having large numbers of foot soldiers ready for combat. No error. एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को या फ्रेजेस को अंडरलाइन किया जाता है और आपने उन्हीं वर्ड्स और उन्हीं फ्रेजेस पे तमाम ग्रामर रूल्स को अप्लाई करते हुए ये फाइंड आउट करना है कि इन अंडरलाइन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड या कौन सा फ्रेज एरर के साथ मौजूद है और उसे हमें इलिमिनेट करना चाहिए, उसे हमें रिप्लेस करना चाहिए या उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, थोड़ी सी करेक्शन करनी चाहिए। उसके अलावा जो अंडरलाइन वर्ड्स नहीं होंगे आप उनको यूज तो कर सकते हैं सपोर्ट के, आपको वो हेल्प करें कि आगे पीछे सेंटेंस में क्या हो रहा है, लेकिन उनमें एरर्स मौजूद नहीं होते और अगर एरर है तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। जैसे हमारे सामने पहला सेंटेंस है द गवर्नमेंट ट्रूप्स वर very fortunate than the rebels in having large number of foot soldiers ready for combat and no error। चार वर्ड्स और फ्रेजेस अंडरलाइन किए गए सेंटेंस के अंदर जो बेसिकली जिनमें से एक में एरर मौजूद हो सकता है और इन केस के अगर एरर मौजूद नहीं है तो फिर हम नो एरर यानी फिफ्थ ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन ई की तरफ, कि जिसमें हम मेंशन कर देंगे कि इसमें सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इट इज परफेक्ट। द गवर्नमेंट को अगर हम पहले देखें जो पहला अंडरलाइन फ्रेज है हमारे पास, तो ये हमें ठीक लग रहा है। मैंने हमने ट्रूप्स के से पहले जो है उसके लिए मॉडिफिकेशन फ्रेज यूज किया है, एक मॉडिफायर यूज किया है द गवर्नमेंट ट्रूप्स यानी गवर्नमेंट के ट्रूप्स जो हैं, ठीक है, तो इट्स ओके फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर हम आते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड बी वर्ब के तौर पे यहां यूज किया गया है और यकीनन इसका रिलेशन इसके सब्जेक्ट से बनता है और हमने सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यहां देखना होता है कि क्या वर्ब यहां पे सही यूज किया गया कि नहीं। तो एग्जैक्टली ट्रूप्स जो है वो सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है, तो ट्रूप्स के लिए वर्ब यूज करना इज फाइन, परफेक्ट है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही आया। देन नेक्स्ट जो वर्ड अंडरलाइन है दैट इट्स वेरी फॉर्चुनेट। वेरी फॉर्चुनेट में फॉर्चुनेट हम देख रहे हैं कि फॉर्चुनेट जो है वो हमारे पास एक एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, ठीक है, और वो फॉर्चुनेट को ही मॉडिफाई करने के लिए यूज किया गया, एडवर्ब जैसे यूज किए जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेट के अगर मैं आगे देखूं तो देन लिखा हुआ है, देन द रेबल्स एंड हैविंग लार्ज नंबर्स ऑफ फुट सोल्जर रेडी फॉर कॉम्बैट। तो देन देने का मतलब ये होगा कि यहां पे जो फॉर्चुनेट है, ठीक है ना, यहां जो फॉर्चुनेट है वो हमें कंपैरेटिव डिग्री में चाहिए, क्योंकि मैं देन लगा के ये बता रहा हूं कि जो एडजेक्टिव यूज किया गया है उसकी मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। अब यहां पे मुझे फॉर्चुनेट की कंपैरेटिव डिग्री चाहिए और कंपैरेटिव डिग्री के रूल के मुताबिक व्हेन वी हैव मल्टी सिलेबल एडजेक्टिव तो हम मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहां पे हम वेरी को एलिमिनेट कर देंगे और वेरी की जगह हम मोर को लिख देंगे। लेकिन याद रखें कि एग्जाम में आपको लिखना नहीं होता, यू जस्ट नीड टू पॉइंट इट आउट कि कौन सा एरर इसके अंदर मौजूद है। आपको मैं यहां तो बता रहा हूं कि वेरी की जगह मोर होगा, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं बताना होता, आपको सिर्फ एरर स्पॉट करना होता। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अगर आप मीन यू आर गोइंग फॉर फ्लूक तो आपका फ्लूक भी लग सकता है और आपका आंसर ठीक भी हो सकता है, लेकिन ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन ताकि आप ग्रिप के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो यानी इस सेंटेंस को अगर मैं सही तरह से देखूं, द गवर्नमेंट ट्रूप्स वर मोर फॉर्चुनेट देन द रेबल्स इन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फुट सोल्जर्स रेडी फॉर कॉम्बैट, ठीक है। नो एरर का ऑप्शन के अंदर था नहीं। चौथा जो ऑप्शन था उसको मैंने देखा नहीं क्योंकि मुझे एरर पहले से ही मिल गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। उम्मीद है इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ प्लांट्स आर रेज एनुअल इन ग्रीन हाउस, नो एरर। आई एम श्योर के सेंटेंस को पहले फ्लो में पढ़ते हुए एरर जो है वो समझ आ गया होगा आपको सेंटेंस में, लेकिन 4 हमारे पास वर्ड्स और फ्रेजेस अंडरलाइन है और 5th ऑप्शन हमारे पास नो एरर का भी मौजूद है कि अगर हमें एरर नहीं मिलता तो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स से भी बात करता हूं कि हम ज़्यादातर इंग्लिश को फीलिंग से भी सॉल्व करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को फील्स आती हैं कि यहाँ ये कुछ गड़बड़ लग रही है इस वर्ड के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ठीक भी होते हैं, यानी हमारी वो फीलिंग्स गलत नहीं होती। जैसे इसको अगर मैं देखूं तो मुझे उम्मीद है कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको वैसे फील आ गया होगा कि यार एरर कहां पे मौजूद है, क्योंकि पहला जो अंडरलाइन वर्ड है आपके पास मिलियंस ऑफ, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। डॉलर्स वर्थ, ठीक है, उसकी वर्थ डॉलर्स की वर्थ जो है वो ठीक है, इट्स ओके। प्लांट आर रेज पैसिव यूज किया गया, तो एग्जैक्टली यहाँ पास यहाँ बी वर्ब यूज किया गया, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई। देन हमारे पास ऑप्शन है एनुअल, तो यहां बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि यहां पे हमें एडवर्ब चाहिए जो कि एनुअली होगा, एनुअल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहां पे हमें एनुअली लिखना है, एनुअल नहीं लिखना, यानी जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ प्लांट्स आर रेज्ड एनुअली इन ग्रीन हाउसेस। होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो सेंटेंस है हमारे पास, फ्रेंडशिप, स्टेबिलिटी and trustee are frequently mentioned as criteria for a worthwhile friendship between two people. The last option is no error. पहले अंडरलाइन वर्ड को देखें तो ये हमारे पास एक नाउन है फ्रेंडशिप, फिर हमें उसके आगे फिर एक नाउन यूज किया गया स्टेबिलिटी, और उसके बाद फिर ट्रस्टी यूज किया गया। अब ट्रस्टी पे थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि ट्रस्टी एडजेक्टिव है, काबिल एतबार इंसान को कहा जाता है। तो अब वो कह रहा है कि फ्रेंडशिप, स्टेबिलिटी एंड ट्रस्टी आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड। अब फ्रिक्वेंटली जो है वो मेंशन के लिए तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि एडवर्ब यूज किया गया, और वर्थवाइल एडजेक्टिव है, फ्रेंडशिप के लिए यूज किया गया, इट्स ओके। तो प्रॉब्लम ट्रस्टी के अंदर ये नजर आ रहा है, पढ़ने में भी हमें फील आ रही है कि ऐसा नहीं है, और हमें यहां पर नाउन चाहिए, एक प्रॉपर नाउन चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छी दोस्ती के लिए ज्यादातर हमें जो बताया जाता है वो क्या होता है कि स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है ना। एक अच्छी वर्थवाइल दोस्ती में फ्रेंडशिप तो हो लेकिन स्टेबिलिटी भी और ट्रस्टी ना हो बल्कि ट्रस्ट मौजूद हो, यानी यहां पे हम ट्रस्टी को जो है वो हटाकर यहां पे इसको ट्रस्ट कर देंगे, तो मतलब क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा कि फ्रेंडशिप, स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड एज क्राइटेरिया फॉर अ worthwhile friendship between two people. Hope concept is clear. Take the screenshot. जी, next sentence है the color of his eyes are brown and no error. अब यहां पे जो 4 वर्ड या फ्रेजेस अंडरलाइन है वो कलर है, ऑफ है, हिज आईज है और आर है, और नो एरर एग्जैक्टली। अगर हमें एरर ना मिला तो हम इस ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। द कलर इज फाइन, ऑफ इज फाइन, हिज आईज इज फाइन, और अब यहां पे हमें ये देखना है कि ये जो आर यूज किया गया है जो कि बी वर्ब है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया, और यहां पे अगेन हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के असूलों को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें ये जरूरी है कि ये जो पीछे जो पूरा सब्जेक्ट लिखा गया है द कलर ऑफ हिज आईज, इसमें हेड सब्जेक्ट क्या है। अब हेड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, या मेरी वीडियो जो है वो सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस में देख सकते हैं। द कलर ऑफ हिज आईज में हमें पता है कि हम यहां पे बात कलर की कर रहे हैं, क्योंकि हम आंखों का कलर ब्राउन बता रहे हैं, तो वो कलर की बात कर रहे हैं कि आंखों का कलर क्या है। तो कलर सिंगुलर है, आइज प्लूरल है, लेकिन आइज यहां पे सब्जेक्ट की नहीं है, कलर जो है वो सिंगुलर है और कलर ही एज अ हेड सब्जेक्ट है, तो यहां पे हम इज यूज करेंगे, यानी
करेक्ट सेंटेंस होगा द कलर ऑफ हिज आईज इज ब्राउन. होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर. सेंटेंस है इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस नो एरर. ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है काफी. इसमें अक्सर स्टूडेंट फ्लो में गलती कर जाते हैं. यानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हम फीलिंग से सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर आपने बिल्कुल प्योरली फीलिंग से सॉल्व किया तो फंस जाएंगे, क्योंकि हम नॉर्मली फ्लो में ऐसा ही हमें अच्छा लगता है कि इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. लेकिन यहां याद रखिएगा कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया गया है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो पीछे किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है. अब किस प्रोनाउन या किस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें यही देखना होता है. जैसे पहला वर्ड इट इज है तो हमें नजर आ रहा है कि उसमें तो कोई एरर नहीं है. अब रिलेटिव प्रोनाउन को हमने यहां फोकस करना है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यहां आई को यूज कर रहा है, यानी आई के लिए यूज किया गया है. और हमें पता है कि जब हम आई यूज करते हैं तो आई के लिए हम इज यूज नहीं करते बल्कि एम यूज करते हैं. तो दिस मीन कि इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. इस रूल को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा. ये वो कॉमन एरर है जो अक्सर स्टूडेंट डिटेक्ट नहीं कर पाते एग्जाम्स के अंदर, और दे कंसीडर कि नहीं ये तो ठीक है, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि फ्लो में हम अक्सर ऐसे बोलते हैं और लिख भी जाते हैं. तो ये याद रखिएगा ग्रामेटिकली इट्स एरर, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज किया गया है, जिस नाउन या जिस प्रोनाउन के लिए यूज किया गया है, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब को प्लेस करते हैं. तो यानी करेक्ट सेंटेंस होगा it is I who am responsible for this loss. Hope concept is clear. Thank you for watching this video. उम्मीद है कि you have learned a lot from this video और आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया होगा और ये जाना होगा कि एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे स्पॉट किया जाता है इन एग्जाम्स. मजीद वीडियोस के लिए keep in touch. See you soon in next video. Allah